तो आज हमारा टॉपिक है बहिर्जात बल। तो सबसे पहले दोस्तों बहिर्जात बल होता क्या है, मतलब कि बहिर्जात बल की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं। कि अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु पृथ्वी की सतह पर जो बल लगता है, सतह पर लगने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बहिर्जात क्या होता है, मतलब कि बहिर्जात बल की परिभाषा क्या है। तो अब आगे चलते हैं। तो परिभाषा क्या है, अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी सतह पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु पृथ्वी सतह पर लगने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। जैसे कि अनाच्छादन क्या होता है दोस्तों, अपक्षय तथा अपरदन की जो संयुक्त प्रक्रिया होती है उसे अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन दो प्रकार के होते हैं, एक अपक्षय और एक अपरदन। तो अपक्षय तथा अपरदन की जो संयुक्त प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसे हम अनाच्छादन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि अपक्षय क्या होता है और अपरदन क्या होता है, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, सबसे पहले हम अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि अपक्षय की होता क्या है, ये उसकी अपक्षय की परिभाषा क्या है। तो अपक्षय की परिभाषा है, चट्टानों का अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रिया द्वारा कमजोर होने, टूटने, सड़ने, विखंडित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपक्षय कहते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि चट्टानों का अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रिया द्वारा, स्थानों पर ही भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रिया द्वारा उनके कमजोर होने, टूटने और उनके चट्टानों सड़ने और चट्टानों को विखंडित होने की जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। और दोस्तों एक बात और कि अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। यह जो अपक्षय है दोस्तों एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों बहिर्जात बल क्या होता है, अनाच्छादन क्या होता है। और अनाच्छादन दो प्रकार होते हैं, अपक्षय और अपरदन। और उन अपक्षय और अपरदन में अपक्षय की परिभाषा क्या होती है वो हमने देख लिया है और मुझे पूरा विषय आपको समझ में आ गया होगा अब तक का। तो अब अपक्षय के बारे में आगे देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो अब है अपक्षय के प्रकार। अपक्षय है, अपक्षय के कितने प्रकार है, तो दोस्तों अपक्षय के 3 प्रकार है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अपक्षय 3 प्रकार के हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो सबसे पहले तीनों के बारे में जानेंगे, परंतु सबसे पहले दोस्तों हम भौतिक अपक्षय के बारे में देखेंगे। इसके बारे में आज हम भौतिक अपक्षय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भौतिक अपक्षय होता क्या है, मतलब कि दोस्तों भौतिक अपक्षय की परिभाषा क्या है। तो तापमान, जल, वायु, दाब आदि के कारण चट्टानों का अपने स्थान पर कमजोर होकर विखंडित होने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। किसको, तापमान के कारण, जल के कारण, वायु के कारण और दाब के कारण दोस्तों जो चट्टाने हैं वो अपने स्थान पर ही कमजोर हो जाती है और कमजोर होने के बाद वो विखंडित हो जाती है, मतलब अलग अलग भागों में बट जाती है
तो उस जो प्रक्रिया है पूरी, उसको हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। और एक और बात दोस्तों, भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भौतिक अपक्षय है उसको दोस्तों यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों भौतिक अपक्षय क्या होता है, मतलब कि भौतिक अपक्षय की परिभाषा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों भौतिक अपक्षय के कारण थे दोस्तों तापमान, जल, वायु और दाब। अब हम दोस्तों तापमान, जल, वायु और दाब को हम डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों तापमान, जल, वायु और दाब के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। अब है दोस्तों भौतिक अपक्षय के कारण। तो भौतिक अपक्षय के कारण में दोस्तों पहला कारण था तापमान। क्या था? तापमान। तो दोस्तों तापमान में दो क्रिया होती है, एक पिंड विच्छेदन और दूसरी अपसर्कन। दो क्रिया होती है तापमान में, पिंड विच्छेदन और अपसर्कन दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं पिंड विच्छेदन क्या होता है। पिंड विच्छेदन क्रिया क्या होती है? तो दोस्तों पिंड विच्छेदन क्रिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? जो पिंड विच्छेदन जो क्रिया है दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। और जो अपसर्कन क्रिया है, अपसर्कन जो क्रिया है यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। दोनों ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है दोस्तों। पिंड विच्छेदन क्रिया में दोस्तों दिन में तापमान अधिक होगा। जो पिंड विच्छेदन क्रिया में दोस्तों दिन में तापमान अधिक हो जाता है तो चट्टानों का प्रसार होता है। क्या होता है? चट्टानों का प्रसार होता है। जब पिंड विच्छेदन क्रिया में दिन में तापमान बढ़ जाता है, जो चट्टान है उस चट्टान का प्रसार होता है। और रात में तापमान कम हो जाता है। क्या होता है? रात में तापमान कम हो जाता है तो जो चट्टानें हैं यह सिकुड़ जाती है। क्या होती है? जो चट्टानें हैं दोस्तों यह सिकुड़ जाती है। तो उसकी क्रिया को हम पिंड विच्छेदन क्रिया कहते हैं कि दिन में तापमान अधिक होने के कारण चट्टान का प्रसार होगा, रात में तापमान कम होगा तो चट्टान का सिकुड़न होगा, चट्टान सिकुड़ जाएगी। तो यही क्रिया चट्टान का प्रसार, चट्टान सिकुड़ना, प्रसार होना, सिकुड़ना, प्रसार होना, सिकुड़ना, यह क्रिया जो है यह बार बार होती है तो चट्टान का विखंडित हो जाता है। मतलब चट्टान अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, अपने स्थान पर अलग अलग भागों में अलग अलग भाग हो जाते हैं चट्टान के, मतलब कि चट्टान विखंडित हो जाती है। तो उस क्रिया को हम पिंड विच्छेदन कहते हैं। जैसे कि ये चट्टान है एक मान लो, और चट्टान पे तापमान पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ सूर्य है, ये तापमान चट्टान पे पड़ रहा है। तो जब चट्टान पे तापमान पड़ेगा तो चट्टान का प्रसार होगा, रात में चट्टान का सिकुड़न होगा, प्रसार होगा, सिकुड़न होगा। तो यह क्रिया जो बार बार होती है तो जो चट्टान है यह अपने स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। चट्टान के अलग अलग भाग हो जाते हैं। जैसे कि चट्टान है, तापमान बढ़ रहा है तो ये क्रिया प्रसार और सिकुड़न होने के कारण चट्टान जो है अपने स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ गई है। तो उस क्रिया को हम पिंड विच्छेदन क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तापमान में पहली क्रिया पिंड विच्छेदन। अब दूसरी क्रिया है अपसर्कन। तो अपसर्कन भी दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। जो अपसर्कन क्रिया है यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो अब देखते हैं अपसर्कन क्रिया होती क्या है। तो तापमान के कारण चट्टान की ऊपरी परत के छिलके के रूप में अलग होना अपसर्कन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों हम प्याज के छिलके छीलते हैं, फिर प्याज को खाते हैं या सब्जी में बनाते हैं। तो तापमान के कारण चट्टान की जो ऊपरी परत है उसके जो छिलके हैं, मेरे ऊपरी परत के छिलके के रूप में अलग होना अपसर्कन कहलाता है। जैसे कि ये चट्टान है, इस पर तापमान पड़ा, तो तापमान पड़ने के बाद दोस्तों जो चट्टान है उसकी जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत दोस्तों छिलके के रूप में
अलग हो जाती है, तो उसी क्रिया को हम अपसल्कन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि हम प्याज को छीलते हैं, प्याज के छिलके छीलते हैं दोस्तों, फिर उसको खाते हैं। वैसे ही चट्टान का है कि चट्टान के ऊपरी परत तापमान पड़ता है तो चट्टान के ऊपरी परत छिलके के रूप में अलग हो जाती है, तो उस क्रिया को हम अपसल्कन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। भौतिक अपक्षय के कारण में पहला कारण तापमान, और तापमान में दो क्रिया होती है, पिंड विच्छेदन और अपसल्कन। तो आपको समझ में आ गया पिंड विच्छेदन और अपसल्कन। तो भौतिक अपक्षय का पहला कारण तापमान हो गया। तो अब दोस्तों दूसरा कारण जो है वो भी देख सकते हैं। आगे है दोस्तों भौतिक अपक्षय के कारण में दूसरा कारण जल। कौन सा? जल। तो दोस्तों जल में 3 क्रिया होती है, उसमें से सब पहली क्रिया है तुषार चीरण। क्या? तुषार चीरण। तो तुषार चीरण क्या होता है? तो तुषार चीरण चट्टानों में जल का प्रवेश क्या कहलाता है? तुषार चीरण कहलाता है। कि दोस्तों यह एक प्रकार की चट्टान है और चट्टान में यह एक दरार है, यह दरार है। तो दरार में दोस्तों जब पानी आके जम जाता है, पानी पर जो दरार है चट्टान में, उसमें पानी जब प्रवेश कर जाता है तो उसे हम तुषार चीरण कहते हैं। और जो तुषार चीरण जो ये क्रिया है यह मध्य अक्षांशों में होती है। कहाँ होती है? जो ये क्रिया है तुषार चीरण यह मध्य अक्षांशों में होती है। और तुषार चीरण क्रिया में दोस्तों रात्रि में तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? तुषार चीरण क्रिया में दोस्तों रात्रि में जो तापमान है वह हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। हिमांक बिंदु का मतलब है कि बर्फ जम जाती है। क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। पानी उसको बर्फ जम जाती है, तो बर्फ जम जाती है, फिर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? जो बर्फ है दोस्तों उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है वह और दरार में प्रसार होता है। क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है और दरार में प्रसार होता है। और इधर दोस्तों दिन में तापमान बढ़ जाता है और दोस्तों जो बर्फ है वो यहाँ जम जाती है और यहाँ जो बर्फ है ये फिर से जल में बदल जाती है। किसमें? जो बर्फ है ये फिर से जल में बदल जाती है, जल में बदल जाती है और आयतन में कम आ जाती है, आयतन में कमी आ जाती है। वह दरार में सिकुड़न आ जाती है। क्या आती है? जो दरार थे उसमें सिकुड़न आ जाती है। तो यहाँ रात्रि में दरार में प्रसार हो रहा था और दिन में दरार में सिकुड़न हो रहा था। तो यह क्रिया दरार में प्रसार, दरार में सिकुड़न, यह क्रिया बार बार होती है तो उससे चट्टानें विखंडित होती है, मतलब चट्टानें टूट जाती है। चट्टानें अपने ही स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, तो उसे हम जल द्वारा चट्टानों का विघटित कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया तुषार चीरण क्या होता है? चट्टानों में जल का प्रवेश। और तुषार चीरण यह क्रिया मध्य अक्षांशों में होती है। और तुषार चीरण क्रिया में दोस्तों रात्रि में तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है, मतलब बर्फ जम जाती है और बर्फ का मतलब जो पानी है उसका आयतन बढ़ जाता है और दरार में प्रसार होता है। और दिन में तापमान बढ़ जाता है और बर्फ जो है वो जल में बदल जाती है और इसका आयतन कम हो जाता है, वह दरार में सिकुड़न आ जाती है। तो यह क्रिया प्रसार सिकुड़न, यह क्रिया जब बार बार होती है तो उससे चट्टान विखंडित हो जाती है, चट्टान टूट जाती है, तो उसे हम जल द्वारा चट्टानों का विखंडित कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों तुषार चीरण। जल में पहली क्रिया तुषार चीरण। अब दोस्तों जल में जो दूसरी और जो तीसरी क्रिया है वह भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों जल की दूसरी क्रिया केशिक्त। तो केशिक्त क्या होता है? जब चट्टानों पर वर्षा के कारण जल जमा होने तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण चट्टानों में कोशिकाओं के निर्माण से दरारें बनकर चट्टान का जो विखंडन होता है तो उसे हम केशिक्त द्वारा चट्टानों का विखंडन कहते हैं।
कैसे? जब चट्टानों पर वर्षा होती है तो वर्षा के कारण जल जमा हो जाता है। जल जमा होने के कारण वाष्पोत्सर्जन के कारण दोस्तों चट्टानों में कोशिकाओं के निर्माण से दरारें बन जाती है। तो दरारें बनकर चट्टानों विखंडित हो जाती है। दरारें बनकर दोस्तों जो चट्टानें यह विखंडन हो जाती है, मतलब चट्टानों अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो उस क्रिया को हम कैसिक्त क्रिया कहते हैं, कैसिक्त द्वारा चट्टानों का विखंडन। तो ये थी हमारी जल में दूसरी क्रिया कैसिक्त। अब तीसरी है गतिज जल। गतिज जल, गतिज जल क्या होता है दोस्तों? तो ये ऊपरी क्षेत्र है, ये दोस्तों ऊपरी क्षेत्र है और यह निचला क्षेत्र है, यह निचला क्षेत्र है। तो जो पानी है मतलब जो जल है यह ऊपरी क्षेत्र से होते हुए यहाँ निचले क्षेत्र में गिरता है। मतलब यहाँ चट्टान है, ये चट्टान है। तो ऊपर से दोस्तों जो जल है यह नीचे गिरा चट्टान के ऊपर, तो जो चट्टान है यह टूट जाती है, मतलब चट्टान का विखंडित हो जाती है। तो उस क्रिया को हम गतिज जल द्वारा चट्टानों का विखंडन कहते हैं। मतलब जल गिरा और चट्टानों पर, तो चट्टान अलग अलग भागों में अपने स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, तो उसे हम गतिज जल द्वारा चट्टानों का विखंडन कहते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार का जल प्रपात है, यह एक प्रकार का जल प्रपात है। तो आपको समझ में आ गया होगा जल में जल की दूसरी क्रिया कैसिक्त और तीसरी क्रिया गतिज जल। तो अब भौतिक अपक्षय के कारण में पहला कारण हो गया है, दूसरा कारण जो जल है वह भी हो गया है। तो अब जो तीसरा कारण है दोस्तों वह भी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख डाउन ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो भौतिक अपक्षय के कारण में तीसरा कारण है वायु, यह वायु। तो दोस्तों वायु के कारण कैसे चट्टानों में विखंडित होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो जो वायु है ये एक मिश्रण है, क्या है? ये जो वायु है ये एक मिश्रण है। वायु में दोस्तों गैसें, जलवाष्प और धूल के कण मिश्रित होते हैं। मतलब कि गैसें, जलवाष्प और धूल के कण वायु में मिले होते हैं, मिश्रण, इन सभी का वायु में मिश्रण होता है। तो वायु के कारण भौतिक अपक्षय को हम क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय को हम घर्षण कहते हैं। जलवाष्प में क्रिया है घर्षण क्रिया। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं घर्षण क्या होता है। तो आप समझ लीजिए यह एक प्रकार की चट्टान है, क्या है? यह एक प्रकार की दोस्तों चट्टान है और यहाँ से वायु आ रही है। तो वायु में दोस्तों गैसें, जलवाष्प और धूल के कण मिले होंगे। तो जो वायु है यह जब चलती है तो अपने साथ गैसें, जलवाष्प और धूल के कणों को भी लेकर चलती है। तो यहाँ से वायु चलती है, मतलब कि पवन। तो यहाँ से वायु चलती है जो यहाँ चट्टान में टकरा जाती है, मतलब चट्टान को वायु चलती है और चट्टान पे आकर टकरा जाती है। तो पवन में गैसें, जलवाष्प और धूल के कण होंगे। तो जब धूल के कण और चट्टानों में घर्षण होगा, क्या होगा? जब धूल के कणों में और चट्टानों में जब घर्षण होगा, घर्षण क्रिया होगी, तो चट्टान विखंडित हो जाएगी, मतलब चट्टान टूट जाएगी। जहाँ चट्टानों में जहाँ घर्षण होगा तो वहां से चट्टान टूट जाएगी, मतलब चट्टान का विखंडित हो जाएगा, चट्टान विखंडित हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि वायु के कारण कैसे चट्टानों का विखंडित होती है, चट्टान कैसे विखंडित होती है, चट्टान अपने ही स्थान पर कैसे अलग अलग भागों में बट जाती है। तो भौतिक अपक्षय के कारण में तीसरा कारण था हमारा वायु। वायु का मिश्रण है गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। वायु के कारण भौतिक अपक्षय घर्षण के कारण होता है। वायु में एक क्रिया घर्षण। तो यहाँ से वायु चलती है, चट्टान वायु में टकराव होता है, तो धूल के कणों और चट्टान में घर्षण क्रिया होती है। तो चट्टान जहाँ घर्षण क्रिया होगी वहां चट्टान टूट जाएगी। तो उसे हम वायु द्वारा या वायु की जो क्रिया घर्षण द्वारा चट्टानों का विखंडित करते हैं।
तो भौतिक अपक्षय में तीसरा कारण था वायु। अब फोर्थ नंबर का चौथा कारण है दाब। तो अब दाब के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है? दाब में एक क्रिया है दाब विमोचन या दाब मुक्ति भी उसे कह सकते हैं। दाब विमोचन को दोस्तों दाब मुक्ति भी कह सकते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों कि दाब विमोचन होता क्या है। तो ऊपरी चट्टानें हटने से, ऊपरी चट्टानों के हटने से दोस्तों जो निचली चट्टानें हैं उनमें दबाव कम हो जाता है। तो निचली चट्टानों में जब दबाव कम हो जाता है तो जो चट्टानें हैं चटक जाती है, मतलब कि चट्टानों में दरार आ जाती है। जब चट्टानों में दरार आ जाती है तो चट्टानें विखंडित हो जाती है। क्या हो जाती है? चट्टानें विखंडित हो जाती है। तो उसे हम दाब के कारण चट्टानों का विखंडित कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे दाब के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है। दाब में एक क्रिया है दाब विमोचन, इसे दाब मुक्ति भी कह सकते हैं। दाब विमोचन क्रिया होती क्या है? तो ऊपरी चट्टानें हटने से निचली चट्टानों में दबाव कम होता है, तो कम होने के कारण दरारें पड़ जाती है। तो दरारें पड़ जाती है तो चट्टानें में विखंडित हो जो चट्टानें हैं विखंडित हो जाती है। तो उसे हम दाब के कारण चट्टानों में विखंडित होना यह क्या कहलाता है? भौतिक अपक्षय। तो आज हमने देखा दोस्तों कि भौतिक अपक्षय के कारण तापमान के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है, जल के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है, और वायु के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है, और लास्ट हमारा दाब के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया भौतिक अपक्षय कहलाती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों रासायनिक अपक्षय के बारे में पढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्षय होता क्या है, मतलब कि रासायनिक अपक्षय की परिभाषा क्या है। तो रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का कमजोर होकर टूटना या विखंडित होना क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्षय कहलाता है। कि रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का कमजोर होकर टूटना या विखंडित होना क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्षय कहलाता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया रासायनिक अपक्षय की परिभाषा, मतलब कि रासायनिक अपक्षय की क्या होता है। तो अब दोस्तों हमने देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्षय के कारण क्या है। दोस्तों हम भौतिक अपक्षय जब पढ़ रहे थे तो भौतिक अपक्षय के क्या कारण है वो हमने देख चुके थे, परंतु आज हम देखेंगे कि रासायनिक अपक्षय के कारण क्या है दोस्तों। तो रासायनिक अपक्षय के कारण में पहला कारण है दोस्तों हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को दोस्तों हम जल योजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रेशन को हम जल योजन भी कह सकते हैं दोस्तों हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था चट्टान। जब हम चट्टान के बारे में पढ़े थे तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि चट्टानों में दोस्तों खनिजों का सम्मिश्रण होता है, मतलब कि चट्टानों में खनिज मिश्रित होते हैं, खनिजों का मिश्रण होता है। और जब दोस्तों चट्टानों में जल मिल जाता है, खनिजों का मिश्रण होता है, और जब चट्टानों में दोस्तों जल मिल जाता है, मतलब जल उनमें घुल जाता है, जल चट्टानों में मिल जाता है, तो खनिज दोस्तों जल को अवशोषित कर लेते हैं। जो जल चट्टान में मिलता है वह जल को दोस्तों, जो खनिज है चट्टानों में, जो खनिज है वह जल को अवशोषित कर लेते हैं। जब खनिज जल को अवशोषित करते हैं तो चट्टानों में प्रसार होता है। क्या होता है? चट्टानों में प्रसार होता है दोस्तों। जब प्रसार होता है दोस्तों चट्टानों में, तो चट्टानें कमजोर हो जाती है। क्या होती है? जो चट्टानें हैं यह कमजोर हो जाती है, मतलब कि चट्टानों में दरारें पड़ जाती है, चट्टानें विखंडित हो जाती है। तो इसे हम हाइड्रेशन के द्वारा चट्टानों का विखंडन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जल योजन मतलब हाइड्रेशन
के द्वारा कैसे चट्टानों का विखंडन होता है, मतलब चट्टानें कैसे टूटती है। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। और रासायनिक अपक्षय के कारण में जो पहला कारण था हाइड्रेशन, वो भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब रासायनिक अपक्षय के कारण में जो दूसरा कारण है वो भी देख लेते हैं। आगे दोस्तों रासायनिक अपक्षय के कारण में दूसरा कारण कार्बनीकरण। कार्बनीकरण दोस्तों कार्बनिक क्या होता है दोस्तों, तो वायुमंडलीय CO2, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों जल दोनों मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। जब कार्बनिक अम्ल बनाते हैं तो उससे जो चट्टानें वह कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, जो चट्टानें हैं दोस्तों वह कमजोर हो जाती है। फिर जब चट्टानें कमजोर हो जाती है दोस्तों, तब चट्टानों का विखंडन हो जाता है। क्या हो जाता है, जब चट्टानों का कमजोर होती है, जब चट्टानें कमजोर होती है तो चट्टानों का विखंडन हो जाता है। तो उसे हम कार्बनीकरण से चट्टानों का विखंडन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि कार्बनीकरण से कैसे चट्टानों का विखंडन होता है, कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जिससे चट्टानें कमजोर हो जाती है और चट्टानों का विखंडन हो जाता है, मतलब चट्टानें टूट जाती है। इसमें चूना पत्थर और डोलामाइट की चट्टानें आती है। कार्बनीकरण के अंतर्गत दोस्तों चूना पत्थर की चट्टानें और डोलामाइट की चट्टानें आती है। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कार्बनीकरण, रासायनिक अपक्षय के दूसरा कारण कार्बनीकरण। तो अब तीसरा कारण है ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। क्या तीसरा कारण है दोस्तों ऑक्सीकरण। तो अब दोस्तों ये ऑक्सीजन क्रिया क्या होती है, तो देख लेते हैं कि धात्विक खनिजों में दोस्तों जो ऑक्सीकरण जो क्रिया है यह धात्विक खनिजों में होती है। कहाँ होती है, धात्विक खनिजों में होती है। और दोस्तों धात्विक खनिजों में लोह धात्विक खनिजों में होती है। इसमें लोह धात्विक खनिजों में ऑक्सीकरण क्रिया होती है। और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण क्रिया में दोस्तों वायुमंडलीय ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीकरण क्रिया में दोस्तों वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, मतलब जल में मिल जाता है, जिससे जो शेल खनिजों मतलब या धात्विक खनिजों ये धात्विक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। दोस्तों जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल में मिल जाता है तो जो शेल खनिज है, मतलब जो धात्विक खनिज भी कह सकते हैं शेल खनिजों को, जो शेल खनिज दोस्तों धात्विक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जब शेल खनिज धात्विक ऑक्साइड में बदलते हैं तो जो चट्टानें हैं वह कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, जो चट्टानें हैं वह कमजोर हो जाती है। जब चट्टानें कमजोर होती है दोस्तों, तब जो चट्टानें यह विखंडित हो जाती है, मतलब कि चट्टानें टूट जाती है, अपने स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑक्सीकरण से चट्टानों का विखंडन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों ऑक्सीकरण से कैसे चट्टानों का विखंडन होता है। तो रासायनिक अपक्षय के कारण में पहला कारण हो गया दोस्तों हमारा, दूसरा कारण कार्बनीकरण भी हो गया है, और जो तीसरा कारण है ऑक्सीकरण वह भी हो गया है दोस्तों। ऑक्सीकरण धात्विक खनिजों में होती है ये क्रिया, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन जब जल में घुल जाता है तो शेल खनिज धातु खनिज ऑक्साइड में बदल जाते हैं और चट्टानें कमजोर हो जाती है और विखंडन हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया ऑक्सीकरण। तो अब दोस्तों रासायनिक अपक्षय के कारण में जो
लास्ट और चौथा कारण है वह भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों रासायनिक अपक्षय के कारण में चौथा और लास्ट कारण सिलिका पृथक्करण। सिलिका पृथक्करण दोस्तों, जिसे हम डिसिलिकेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिलिका पृथक्करण को दोस्तों हम डिसिलिकेशन भी कह सकते हैं। तो अब सिलिका पृथक्करण क्या होता है? तो चट्टानों से सिलिका का अलग होना सिलिका पृथक्करण कहलाता है। कि चट्टानों से दोस्तों जब सिलिका अलग हो जाती है तो उसे हम सिलिका पृथक्करण कहते हैं। किस कारण होती है? तो चट्टानों से सिलिका जल में घुलने के कारण अलग होती है। किसके कारण? चट्टानों से सिलिका दोस्तों जल में घुलने के कारण सिलिका चट्टानों से अलग हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिलिका पृथक्करण क्रिया कहते हैं। तो जब चट्टानों से सिलिका अलग हो जाती है दोस्तों, तब चट्टानें कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? जो चट्टानें हैं वह कमजोर हो जाती है। तो जब कमजोर हो जाती है तो चट्टानों का विखंडित हो जाती है। मतलब जो चट्टानें हैं यह विखंडित हो जाती है। जो चट्टानें कमजोर होती है वह चट्टानें विखंडित हो जाती है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों सिलिका पृथक्करण, जिसे हम डिसिलिकेशन कह सकते हैं। चट्टानों से सिलिका का अलग होना सिलिका पृथक्करण कहलाता है, जिससे चट्टानें कमजोर हो जाती है और विखंडित हो जाती है और अपने ही स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो उसे हम सिलिका पृथक्करण के द्वारा चट्टानों का विखंडन कहते हैं। तो दोस्तों हम रासायनिक अपक्षय पढ़ रहे थे दोस्तों। तो रासायनिक अपक्षय में रासायनिक अपक्षय के कारण क्या है वो देख रहे थे। उसमें से रासायनिक अपक्षय के जो 4 कारण थे वो चारों कारण हमने देख लिए थे दोस्तों। तो अब लास्ट हमारा है जैविक अपक्षय। जो अपक्षय को 3 भागों में बांटा गया था, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, जिसमें से भौतिक अपक्षय कल हो गया था और आज रासायनिक अपक्षय हो चुका है अब तक, और अब है जैविक अपक्षय। तो दोस्तों अब जैविक अपक्षय क्या होता है? तो जैविक पदार्थों के कारण चट्टान अपने स्थान पर अपक्षित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जैविक अपक्षय कहते हैं। अपक्षित का मतलब होता है विखंडित। कि जैविक पदार्थों के कारण चट्टान अपने स्थान पर विखंडित होती है तो उस क्रिया को हम जैविक अपक्षय कहते हैं। दोस्तों जैविक अपक्षय 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? जो जैविक अपक्षय है यह 3 प्रकार से हो सकता है। एक वनस्पति के कारण, दूसरा जीव जंतु के कारण और तीसरा मानव के कारण। दोस्तों जो जैविक अपक्षय है यह वनस्पति के कारण भी हो सकता है, जीव जंतु के कारण भी हो सकता है और मानव के कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि वनस्पति के कारण कैसे होगा। तो जब वृक्षों की जो जड़ें हैं ये चट्टान में प्रवेश कर और कणों को ढीला कर देती है तो उससे चट्टानें टूट जाती है। चट्टानें अपने स्थान पर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है तो उसे हम वनस्पति के द्वारा चट्टानों का विखंडन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जैविक अपक्षय में पहला कारण वनस्पति से कैसे चट्टानें विखंडित होती है। कि जो वृक्षों की जो जड़ें हैं ये चट्टान प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद जो उनके कण है उनको ढीला कर देती है। जब ढीला कर देती है तो चट्टानें कमजोर हो जाती है। जब चट्टानें कमजोर हो जाती है दोस्तों तो चट्टानें टूट जाती है। तो आपको समझ में आ गया वनस्पति के कारण कैसे चट्टानें टूटती है, मतलब कि विखंडित होती है। अब दोस्तों दूसरा कारण है जीव जंतु। क्या? जीव जंतु। तो अब जीव जंतु के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है? तो जीव जंतु में दोस्तों जो जीव जंतु कई जीव जंतु दोस्तों बिल बना के रहते हैं। क्या रहते हैं? बिल बना के रहते हैं। तो जैसे कि एक चूहा है उदाहरण। तो दोस्तों जो चूहा है यह चट्टानों में बिल बना देता है और बिल बनाकर रहता है चट्टानों में। तो जब चूहा मतलब वो जीव जंतु है, जब चूहा चट्टानों में बिल बना देता है तो चट्टानों को खोखला कर देता है।
जब चट्टानों को खोखला कर देता है दोस्तों, तो चट्टानें कमजोर हो जाती है, तो उससे चट्टानें विखंडित हो जाती है, मतलब चट्टानें अपने ही स्थान पर अलग अलग भागों में बट जाती है। तो उसे हम जीव जंतु द्वारा चट्टानों का विखंडित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जीव जंतु के द्वारा कैसे चट्टानें विखंडित होती है। तीसरा कारण है मानव। तो दोस्तों अब आप पूछोगे मानव के कारण कैसे चट्टानें विखंडित होती है। तो दोस्तों जब मानव कृषि कार्य करता है, तो जब कृषि कार्य करता है तो चट्टानों को तोड़ सकता है, चट्टानों को विखंडित कर सकता है। और जब खनन कार्य होता है, जब मानव खनन कार्य करता है तो भी चट्टानों को तोड़ सकता है, चट्टानों को विखंडित कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि मानव कैसे चट्टानों का विखंडित करता है, और जीव जंतु कैसे चट्टानों के विखंडित करते हैं, और वनस्पति कैसे चट्टानों को विखंडित करती है। अगर समझ में आ गया दोस्तों, तो ये था हमारा जैविक अपक्षय कि जैविक पदार्थों के कारण चट्टान अपने स्थान पर विखंडित होती है, तो इसे हम जैविक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय 3 प्रकार से होता है, वनस्पति के कारण, जीव जंतु के कारण और मानव के कारण। वनस्पति के कारण वृक्षों की जड़ें चट्टान में प्रवेश कर कणों के लिए विरोध करते थे, चट्टानें टूट जाती है। जीव जंतु कारण चूहे जब बिल बना के रहते तो खोखला कर देते हैं, तो चट्टानें टूट जाती है। और मानव कारण कृषि कार्य जब मानव करता है तो चट्टान तोड़ सकता है, जब खनन करता है तो भी चट्टानों को तोड़ सकता है, तो उसे हम मानव द्वारा चट्टानों का विखंडन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों जैविक अपक्षय और सिलिका पृथक। सबसे पहले हम अपरदन क्या होता है, या मतलब कि अपरदन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अपरदन शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के इरोडर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के इरोडर शब्द से अपरदन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इरोडर शब्द का अर्थ दोस्तों घिसना या कुतरना। क्या? घिसना या कुतरना। तो दोस्तों अपरदन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इरोडर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है घिसना या कुतरना, घिसना या कुतरना। तो आपको समझ में आ गया होगा अपरदन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और एक बात और दोस्तों, जो अपरदन है यह एक गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? जो अपरदन है दोस्तों यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें जल, वायु और हिमानी। अपरदन में दोस्तों अपरदन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु और हिमानी दोस्तों जल, वायु और हिमानी के कारण अपक्षित चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, तो उसे हम अपरदन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अपरदन किसे कहते हैं। जो अपरदन है तो किसे कहते हैं कि अपरदन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु और हिमानी के कारण अपक्षित चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। अपक्षित चट्टान का मतलब होता है दोस्तों विखंडित चट्टान। चट्टान क्या? विखंडित चट्टान। तो आपको समझ में आ गया अपरदन चट्टान किसे कहते हैं। और एक और दोस्तों, अपरदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, अपरदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों 1899 में एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। कौन? एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था मॉरिस डेविस। क्या था? उनका नाम था मॉरिस डेविस। तो सबसे पहले अपरदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1899 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता मॉरिस डेविस ने अपरदन चक्कर के प्रक्रम में किया था। मॉरिस डेविस ने दोस्तों अपरदन चक्कर के प्रक्रम में अपरदन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं कि अब आपसे पूछा जाए कि अपरदन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, तो आप उसका आंसर होगा अपरदन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इरोडर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है घिसना या कुतरना। और दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अपरदन क्या होता है, तो अपरदन आप उसका आंसर होगा अपरदन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु और हिमानी
के कारण अपक्षी चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि अपर्दन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो उसका आंसर होगा दोस्तों, अपर्दन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1899 में अमेरिकी भूगोलवेदा मॉरिस डेविस ने किया था अपने अपर्दन चक्र के प्रक्रम में। तो आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो आपको समझ में आ गए 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो अब अपर्दन के बारे में दोस्तों आगे जानकारी देख लेते हैं। आगे दोस्तों अपर्दन की विधियां, क्या अपर्दन की विधियां। तो अपर्दन की विधियां में दोस्तों बहुत सारी विधियां है अपर्दन की। तो अपर्दन की जो विधियां है उन्हें पहली विधि है दोस्तों अपघर्षण। क्या अपघर्षण। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, ये अपर्दन की विधियां है दोस्तों। तो पहली विधि है अपघर्षण। तो दोस्तों अब आप पूछोगे अपघर्षण क्या होता है। तो जब अपर्दन कारक द्वारा अपने साथ ले जा रहे अवसाद या चट्टानों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के अपर्दन को अपघर्षण कहते हैं। ये क्या है, यह अपघर्षण की परिभाषा है। यह हम कह सकते हैं अपघर्षण किसे कहते हैं, वह है किसे कहते हैं कि जब अपर्दन कारक द्वारा अपने साथ ले जा रही अवसाद या चट्टानों के संपर्क में आने वाली चट्टानें दोस्तों, आने वाली चट्टानों के अपर्दन को अपघर्षण कहते हैं। इसको अब अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों कि दोस्तों ये एक पहाड़ है। क्या है, यह एक पहाड़ है और यहाँ से, इस पहाड़ के यहाँ से दोस्तों एक नदी बह रही है। क्या बह रही है, एक नदी बह रही है। और यहाँ से जो नदी बह रही है उसमें अवसाद है। क्या है, अवसाद है। तो अवसाद में क्या क्या होंगे, अवसाद में होंगे मलबा, कंकड़, पत्थर और चट्टाने। इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम अवसाद कहते हैं। तो नदी का जो जल है या नदी यहाँ से बह रही है, तो यहाँ से जो नदी आ रही है उसके साथ क्या आ रहे हैं, नदी के साथ अवसाद आ रहे हैं। ये सभी नदी के साथ अवसाद आ रहे हैं। और जब नदी के साथ अवसाद आ रहे हैं तो ये जो परत है, मतलब ये जो यहाँ जो चट्टान है वह इन अवसाद के कारण टूट जाती है। मतलब इन अवसाद के कारण दोस्तों ये जो चट्टाने हैं इनका अपर्दन हो जाता है। तो उसे हम इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम अपघर्षण कहते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया था कि जब अपर्दन कारक द्वारा अपने साथ ले जा रही अवसाद चट्टानों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के अपर्दन को अपघर्षण कहते हैं। कि आने वाली चट्टानों के संपर्क में, अवसाद के संपर्क में जो चट्टानें आती है उसके अपर्दन को अपघर्षण कहते हैं। और अपघर्षण के कारण क्या है, अपघर्षण के कारण क्या है दोस्तों। तो अपघर्षण के कारण है नदी जल। तो नदी जल के कारण भी अपघर्षण हो सकता है, भूमिगत जल के कारण भी अपघर्षण हो सकता है, और हिमानी के कारण भी अपघर्षण हो सकता है, और पवन के कारण भी दोस्तों अपघर्षण हो सकता है। तो दोस्तों नदी जल में भी अपघर्षण क्रिया होती है, भूमिगत जल में भी अपघर्षण क्रिया होती है, हिमानी में भी दोस्तों अपघर्षण क्रिया होती है, और पवन के कारण भी अपघर्षण क्रिया होती है। और ये सभी क्या है, ये सभी अपघर्षण के कारण हैं और अपर्दन के कारक हैं। तो क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी अपर्दन के कारक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अपर्दन की पहली विधि अपघर्षण की पूरी क्रिया। तो अपघर्षण क्या होता है दोस्तों, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब अपर्दन कारक, तो अपर्दन कारक कौन कौन से हैं, नदी जल, भूमिगत जल, हिमानी और पवन। जब अपर्दन कारक ये सभी के द्वारा अपने साथ ले जा रहे अवसाद में मलबा, कंकड़, पत्थर और चट्टानें अपने साथ ले जा रहे हैं, ये सभी मतलब अवसाद या चट्टानों के संपर्क में जो भी चट्टानें आती है, यहाँ इन चट्टानों के जब अपर्दन हो जाता है तो इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी क्रिया को हम अपघर्षण कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी अपर्दन की पहली विधि अपघर्षण। तो दोस्तों जो दूसरी विधि है वह भी देख लेते हैं। आगे दोस्तों अपर्दन की विधियों में दूसरी, तीसरी और चौथी विधि। दूसरी है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है कि पवन, नदी
या लहरों के साथ प्रवाहित सेल कण एवं टुकड़े आपस में रगड़ खाकर दोस्तों टूटते रहते हैं, उसे हम सन्निकर्षण कहते हैं। कि जब पवन नदी या लहरों के साथ प्रवाहित सेल मतलब चट्टाने, तो प्रभावित चट्टानों के कण एवं चट्टानों के जो टुकड़े हैं वह आपस में रगड़ खाकर दोस्तों वो टूटते रहते हैं, तो उसे हम सन्निकर्षण कहते हैं। तो सन्निकर्षण के कारण कौन कौन से हैं? तो कारण है पवन, नदी जल और भूमिगत जल। कि पवन में भी पवन में सन्निकर्षण क्रिया होगी, नदी जल के कारण भी सन्निकर्षण होगा और भूमिगत जल के कारण में दोस्तों सन्निकर्षण होगा। तो आपको समझ में आ गया सन्निकर्षण। अपरदन की दूसरी विधि सन्निकर्षण। अपरदन की तीसरी विधि है दोस्तों संसारण। क्या? संसारण। तो संसारण क्या होता है कि जब चट्टाने जल में घुलकर अपरदित होती है तो उसे हम संसारण कहते हैं। कि जब चट्टाने जल में घुलकर अपरदित होती है, जब जल में घुलकर टूटती है तो उसे हम संसारण कहते हैं। तो संसारण किन किन में होगा? संसारण भूमिगत जल के कारण होगा। तो भूमिगत जल के कारण भी संसारण हो सकता है और नदी जल के कारण भी संसारण होता है। तो भूमिगत जल के कारण संसारण होता है और नदी जल के कारण संसारण होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जब चट्टानें जल में घुलकर अपरदित होती है तो उसे संसारण कहते हैं। भूमिगत जल के कारण और नदी जल के कारण संसारण क्रिया होती है। अब अपरदन की चौथी विधि है जल गति क्रिया। क्या? जल गति क्रिया। तो जल गति क्रिया क्या होती है कि तीव्र गति से बहते जल के कारण चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? चट्टानों का टूटना जल गति क्रिया कहलाती है। कि जब तीव्र गति से जल बहता है तो तीव्र गति से बहते जल के कारण जो चट्टानें हैं वह अपरदित हो जाती है, तो उसे हम जल गति क्रिया कहते हैं। तो नदी जल के कारण जल गति क्रिया होगी और सागरीय लहर के कारण जल गति क्रिया होगी। तो तीव्र गति से बहते जल के कारण चट्टानें टूट जाती है तो जल गति क्रिया कहते हैं। नदी जल के कारण और सागरीय जल के कारण जल गति क्रिया होती है। तो ये थी हमारी अपरदन की चौथी विधि जल गति क्रिया। तो अपरदन की दूसरी विधि सन्निकर्षण समझ में आ गया कि पवन नदी या लहरों के साथ प्रभावित सेल कण एवं टुकड़े आपस में रगड़ खाकर टूटते रहते हैं तो उसे सन्निकर्षण कहते हैं। अपरदन की तीसरी विधि संरक्षण। जब चट्टानें जल में घुलकर अपरदित होती है तो उसे हम संसारण कहते हैं। चौथी विधि जल गति क्रिया। तीव्र गति से बहते जल के कारण चट्टानों टूटना जल गति क्रिया कहलाती है। तो ये थी हमारी अपरदन की पहली विधि हो चुकी थी, दूसरी विधि, तीसरी विधि और चौथी विधि। अब अपरदन की जो पांचवी विधि है वह भी देख लेते हैं। आगे दोस्तों अपरदन की पांचवी विधि, छठी विधि और सातवीं विधि। पांचवी विधि है जल दाब क्रिया। क्या? जल दाब क्रिया। तो जल दाब क्रिया क्या होती है कि जल के अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों को टूटना मतलब कि अपरदित होना क्या कहलाता है? जल दाब क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिस क्रिया से जल के अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों का टूटना उसे हम जल दाब क्रिया कहते हैं। तो सागरीय जल के कारण दोस्तों जल दाब क्रिया होती है। किसके कारण? सागरीय जल के कारण दोस्तों जल दाब क्रिया होती है कि जल के अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों का टूटना जल दाब क्रिया कहलाती है। छठवीं विधि है अपवाहन। क्या? अपवाहन कि वायु के साथ मर्दा का स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? अपवाहन कहलाता है। कि वायु के साथ मर्दा का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? अपवाहन कहलाता है। तो यह जो है क्रिया है, अपवाहन जो क्रिया है,
यह वायु के कारण होती है। किसके कारण? वायु के कारण दोस्तों अपवाहन होता है कि वायु के साथ मृदा का एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? अपवाहन। और वायु के कारण अपवाहन होता है। सातवीं विधि है उत्पाटन। तो उत्पाटन क्या होता है दोस्तों कि हिमानी द्वारा, हिमानी मतलब ग्लेशियर, हिमानी द्वारा अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़कर अपने साथ ले जाना क्या कहलाता है? उत्पाटन कहलाता है। कि हिमानी द्वारा अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़कर अपने साथ ले जाना क्या कहलाता है? उत्पाटन कहलाता है। तो हिमानी के कारण, केवल हिमानी के कारण उत्पाटन होता है। किसके कारण? हिमानी के कारण दोस्तों उत्पाटन होता है। तो आपको समझ में आ गया अपर्दन की विधि, उत्पाटन। अपर्दन पांचवी जल दाब क्रिया, जल के अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों टूटना। अपर्दन की छठवीं विधि अपवाहन की वायु के साथ मृदा का एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, अपवाहन वायु के कारण। सातवां विधि उत्पाटन, हिमानी द्वारा अपने मार्ग में आने वाले चट्टानों को तोड़कर अपने स्थान ले जाना, उत्पाटन। ये हिमानी के कारण। तो ये थी हमारी अपर्दन की विधियां। कितनी विधियां देखी? 7 विधियां देख चुके दोस्तों। तो ये थी हमारी अपर्दन की 7 विधियां दोस्तों। पहली विधि अपघर्षण, दूसरी विधि सन्निघर्षण, और तीसरी विधि संसारण, और चौथी विधि जल गति क्रिया, और पांचवी विधि दोस्तों जल दाब क्रिया, और छठी विधि अपवाहन, और सातवीं विधि उत्पाटन। क्या? सातवीं विधि है उत्पाटन। तो ये आपको समझ में आ गई 7 विधियां पूरी, अपर्दन की 7 विधियां। और दोस्तों आज हमने जो अपर्दन पढ़ रहे थे वो कंप्लीट कर लिया है। जो अनाच्छादन था जिसको 2 प्रकार थे, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय के 3 प्रकार थे, भौतिक, रासायनिक और जैविक। इनके बारे में आज से पहले हमने पढ़ लिया था। और जो अपर्दन जो टॉपिक था वो हमारा अपर्दन, वो भी आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको अपर्दन शुरू से लास्ट तक समझ में आ गया हुआ दोस्तों। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और जो हमारा टॉपिक था बहिर्जात बल, वो भी आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। हम कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो आपको कल ही पता चलेगा कि हम कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।